सदियों का सफ़र करती हुई, वक्त के बेरहम थपेटे सहती हुई, तारीख को अपने सीने में दफन किए सखर की सरजमीन पर एक टीला, एक पहाड़ी इस्तादा है। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं, ये एक बुजुर्ग की आखिरी आरामगाह है, एक ख़ानदान के उरूज की पहली निशानी है और एक तहरीक का खामोश गवाह है। यह है आदम शाह जी टकरी। एक ज़माना था जब यहाँ खड़े होकर पूरा सखर शहर कदमों में बिछा नज़र आता था। दरियाए सिंध की अजीम लहरें, सखर बैराज का पुरस्को मंजर और इससे निकलती 3 नहरें, जैसे फितरत ने अपने हाथों से कोई शाहकार तख्लीक किया हो। यहाँ की हवा में सुकून था, फ़ज़ा में एक रूहानियत घुली थी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वे इस टीले पर आया करते थे। ये सिर्फ एक तफरीह गाह नहीं थी, बल्कि रूह को तस्कीन बख्शने वाला एक तजर्बा था। मकबरे की बुलंदियाँ और टीले की वुसअत शहर के शोर से दूर एक पुरसुकून पनाहगाह थी। मगर आज यहाँ तक पहुँचने का रास्ता तंग गलियों और बेहंगम इमारतों के जंगल से होकर गुजरता है। वह खुला मैदान, वह दूर तक फैली हुई खाली ज़मीन अब दुकानों और 3-4 मंजिला मकानात के हुजूम में खो चुकी है। एक छोटी कार भी इन गलियों से बमुश्किल गुजर पाती है। टीले के दामन पर, जहाँ कभी खामोशी का राज था, आज इंसानी आबादी का कब्जा है। वह नज़ारा जो कभी रूह को सरशार करता था, अब ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे छिप गया है। बड़ी मुश्किल से जब मज़ार तक रसाई होती है, फातेहवानी के बाद जब इंसान बाहर निकलकर इस पुराने मंजर को तलाश करने की कोशिश करता है, तो हर तरफ सिर्फ मकानों की छतें नजर आती हैं। वह दरिया, वह बैराज, वह नहरें, सब एक धुंधली याद बनकर रह गए हैं। ये कैसी तब्दीली है? वक्त ने इस तारीखी विरसे से कैसा इंतकाम लिया है? इस मकबरे की दीवारों में, इस टीले की खामोशी में कौन सी तारीख दफन है? ये कहानी है इस बुजुर्ग की जिसके नाम से ये टीला मंसूब है। ये कहानी है आदम शाह कलहोरो की। आइए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं। इस दौर में चलते हैं जब सिंध की सरजमीन पर गैर मुल्की हमला आवरों के घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। समा खानदान की सदियों पुरानी हुकूमत का सूरज गुरूब हो चुका था। अरगूनों और तरखानों ने सिंध पर कब्जा जमा लिया और इनके जुल्म और सितम से अवाम पनाह मांग रहे थे। सिंध के मुख्तलिफ कबीले अपनी अपनी जगह इस गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मज़ाहमत के दिए रोशन किए हुए थे। अभी यह आग ठंडी न हुई थी कि मुगलों की अजीम सल्तनत ने सिंध को अपनी लपेट में ले लिया। यह जबर और मज़ाहमत का दौर था, यह शनाख्त और बका की जंग का ज़माना था। इसी हंगामा खेज दौर में सिंध की जरखेज मिट्टी से एक खानदान उभरा, कलहोड़ा खानदान। वे बादशाह नहीं थे, जरनैल नहीं थे, बल्कि जमींदार थे, धरती के बेटे थे। वे भी सिंध के दीगर बहादुर कबीलों की तरह अपनी मदद आप के तहत गैर मुल्की काबिजीन के खिलाफ नबर्द आजमा थे। इनका एक बुजुर्ग था, मियाँ चन्नो, एक ऐसा नाम जिसकी धाक पूरे इलाके में बैठी थी। वे सिर्फ एक जमींदार नहीं, बल्कि 7 बड़े कबीलों के सरदार थे। उनकी पग उनके सर पर थी। कोरेजों, सहतों, चन्नों, मेमारों, बिलालों और डहरों के कबाइल इनकी क़ियादत पर यकीन रखते थे। उन्होंने सेहवन के करीब जहानगारा और बाजारा जैसे शहर आबाद किए। वे एक दूरअंदेश रहनुमा, एक सखी इंसान और एक बहादुर पहलवान थे। 1220 ईस्वी में जब उनका इंतकाल हुआ तो वे अपने पीछे एक मजबूत कबीले और एक अजीम मीरास छोड़ गए। इसी अजीम कबीले की कोख से एक सितारा थुलुआ हुआ, आदम शाह कलहोड़ो। मगर ये सितारा शमशीर का नहीं, फ़कीरी का था। वो अल्लाह वाले थे, एक दरवेश सिफ्त इंसान जिनकी सादगी और रूहानियत लोगों के दिलों को छू लेती थी। उनके गिर्द मुरीदों का एक जमे गफ़ीर इकट्ठा होना शुरू हो गया। लोग उनकी बातों में सुकून और उनकी शख्सियत में एक मकनातीसी कशिश महसूस करते थे। ये मियाँ वाल तहरीक का आगाज़ था, एक ऐसी रूहानी तहरीक जिसने जल्द ही सियासी शक्ल इख्तियार कर लेनी थी। साल था 1592। मुगल शहनशाह अकबर का अजीम कमांडर अब्दुर्रहीम खान खाना सिंध को फतह करने की मुहिम पर था। वो एक तजुर्बेकार सिपह सालार था, जंग के हर दांव पेच से वाकिफ था। लेकिन वो ये भी जानता था कि तलवार की फतह आर्जी होती है, असल फतह दिलों को जीतना है। अपनी मुहिम के दौरान उसने आदम शाह कलहोड़ो की शोहरत सुनी। वो उनकी दरवेशी और उनके हज़ारों मुरीदों के बारे में जान चुका था। खान खाना खुद उनके पास दुआ के लिए हाजिर हुआ। ये 2 जहानों का टकराव था। एक तरफ मुगल सल्तनत की मादी ताकत का नुमाइंदा, दूसरी तरफ सिंध की धरती का एक रूहानी पेशवा। इसी मुलाकात के दौरान मियाँ साहब के एक खास मुरीद खबड अबडो ने एक मौका देखा। उसने खान खाना से अपने लिए कुछ नहीं मांगा,
बल्कि फ़कीरों और मुरीदों के लंगर खाने के लिए मदद की दरख्वास्त की। खान खाना इस दरवेश की बेनियाजी और उनके मुरीद की इज्तिमाई फ़िक्र से बेहद मुतासिर हुआ। शायद ये उसकी सियासी हिकमत अमली भी थी कि एक बाअसर मकामी रहनुमा को अपना हलीफ बना लिया जाए। उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख का धारा बदल दिया। उसने चांडका का पूरा परगना यानी वसीओ अरीज इलाका आदम शाह कलहोड़ों के लंगर खाने के लिए जागीर में दे दिया। ये कोई मामूली जागीर नहीं थी। इसकी हुदूद मडेजी से सेहवान तक फैली हुई थी, जिसमें आज के लाडकाना, कंबर और नसीर आबाद के इलाके शामिल थे। इस जागीर की सालाना आमदनी 12 लाख रुपये थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। अब्डो कबीले ने इस जमीन पर नहरें खुदवाईं, फसलें उगाईं और बागात लगाए, और ये इलाका सोने की चिड़िया बन गया। जागीर मिलना एक तरफ इनाम था तो दूसरी तरफ एक आजमाइश भी। इस बेपनाह दौलत और ताकत ने मियाँ वाल तहरीक को एक नई कुव्वत बख्शी। मुरीदों की तादाद में कई गुना इजाफा हो गया, लेकिन ताकत अपने साथ रूनत भी लाती है। आदम शाह के कुछ मुरीद जोश और अकीदत में दूसरे ज़मींदारों को तंग करने लगे। शिकायतों के अंबार मुगल हुक्काम तक पहुंचने लगे, लेकिन तसादुम की असल वजह कुछ और थी। आदम शाह कलहोड़ो महदवी फ़िरके के पैरोकार थे और इसकी तबलीग करते थे। महदवी तहरीक, जो 15वीं सदी में हिंदुस्तान में शुरू हुई, उस वक्त के रिवायती सुन्नी हुक्मरानों, ख़ास तौर पर मुगलों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। ये सिर्फ ज़मीन का झगड़ा नहीं रहा था, ये अकीदे की जंग बन चुकी थी। बखर के मुगल नवाब ने इस मामले की संगनी को भांप लिया और मुल्तान के गवर्नर को रिपोर्ट भेजी। मुल्तान का गवर्नर, जो इस पूरे खित्ते का हाकिम था, इस उभरती हुई नई ताकत को कुचलना चाहता था। आदम शाह कलहोड़ो को मुल्तान तलब किया गया। ये एक कठिन सफ़र था। मियाँ साहब जानते थे कि उनका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन वो डरे नहीं। एक सच्चे रहनुमा की तरह वो अपने 500 जानिसार मुरीदों के साथ मुल्तान रवाना हुए। ये एक खामोश एहतजाज था, अपनी ताकत का एक पुरअमन मज़ाहिरा। मुल्तान में उन्हें और उनके साथियों को कैद कर लिया गया। काफ़ी वक्त तक उन्हें कैद की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। उन पर दबाव डाला गया कि वो अपने अकायद से दस्तबरदार हो जाएं, अपनी तहरीक को ख़त्म कर दें, लेकिन आदम शाह अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। बाखिर 1598 ईस्वी में मुल्तान के गवर्नर ने उनकी शहादत का हुक्म दे दिया। एक दरवेश, एक रूहानी पेशवा जिसने कभी तलवार नहीं उठाई थी, उसे सल्तनत के लिए खतरा समझकर शहीद कर दिया गया। मुअर्रिख मोहम्मद इब्राहिम जोयो लिखते हैं कि कलहोड़ा सिंध के असल बाशिंदे थे और वे हमेशा गैर मुल्कियों के खिलाफ अपनी मदद आपके तहत लड़ते रहे। आदम शाह ने तरखानों और मुगलों के तसादुम का फ़ायदा उठाकर अपने मुरीदों को मुनज़्ज़म किया और गैर मुल्की फातिहीन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। इसी जुर्म की पादाश में मुल्तान के गवर्नर ने उन्हें शहीद करा दिया। शहादत से पहले मियाँ आदम शाह कलहोड़ो ने अपने मुरीदों को एक वसीयत की थी। उन्होंने कहा था कि जब वे इस दुनिया से रुखसत हों तो उन्हें सखर की उसी टकरी पर दफन किया जाए जहाँ वे मुल्तान जाने से पहले कुछ अरसा क़ियाम पजीर हुए थे। शायद वे जानते थे कि उनका सफ़र आखिरत इसी पहाड़ी से शुरू होगा। उनकी वसीयत पर अमल किया गया। उनके जसद खाकी को इंतहाई अकीदत व एहतिराम के साथ मुल्तान से सखर लाया गया और उसी टीले पर, जो कभी एक गुमनाम पहाड़ी थी, उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उस दिन से इस टीले की शनाख्त हमेशा के लिए बदल गई। ये आदम शाह जी टकरी कहलाई। मुगल सल्तनत ये समझती थी कि आदम शाह को शहीद करके उन्होंने एक बगावत को जड़ से उखाड़ दिया है, लेकिन वे गलत थे। शहादत ने आदम शाह को फना नहीं बल्कि बका अता की थी। उनका खून रायगां नहीं गया, बल्कि उसने सिंध की सरजमीन में एक ऐसी फसल बो दी जिसे बगावत का नाम दिया गया। उनकी शहादत एक चिंगारी थी जिसने पूरे खित्ते में आग लगा दी। यह जद्दोजहद एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हुई। आदम शाह के बाद उनके पोते मियाँ इलियास ने गद्दी संभाली। उनके बाद शाहल मोहम्मद ने अपने मुरीदों को इकट्ठा करके मुगलों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और अपने दादा की तरह उन्होंने भी शहादत नोश किया। उनके बाद मियाँ नसीर मोहम्मद ने 1657 में शाहजहाँ के दौर में इस तहरीक को मज़ीद मुंज़म और मजबूत किया। उनकी वफ़ात के बाद उनके बेटे दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठे और उन्होंने मुगलों के खिलाफ मुज़ाहमत को मज़ीद तेज़ कर दिया। उनका अंजाम भी अपने बुज़ुर्गों से मुख्तलिफ न था, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। कलहोड़ो ख़ानदान कुर्बानियाँ दे रहा था, लेकिन चुप नहीं रहा था। हर शहादत उनके अज़म को और पुख्ता कर देती थी। मियाँ दीन मोहम्मद की शहादत के बाद उनके छोटे भाई
मियां यार मोहम्मद ने क़ियादत संभाली। ये वह शख्स था जिसे तारीख ने इस जद्दोजहद को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए चुना था। उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली। वे अपने खानदान और वफादार साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों में पनाह गुजीन हो गए और वहां से मुगल शहजादे मुइजुद्दीन के खिलाफ गुरिल्ला जंग शुरू कर दी। उन्होंने मुगल फौज को थका दिया, उन्हें शिकस्त फाश दी। इस फतह के बाद वे पहाड़ों से नीचे उतरे और एक के बाद एक इलाके को आज़ाद कराना शुरू कर दिया। नईंग, मंछर झील के किनारे वाक़े सामताई और गाहन के शहर, फतेहपुर, शिकारपुर, गचिरो, खारी, कुंडियारो और लाडकाना, ये तमाम इलाके मुगल तसल्लुत से आज़ाद करा लिए गए। आखिरकार मुगल सल्तनत को हकीकत तस्लीम करनी पड़ी। 1701 में उन्होंने अपने इख्तियार का सूरज गुरूब होते देखकर मियां यार मोहम्मद कलहोड़ो से समझौता कर लिया। सिब्बी, बखर और सेहवन के वसीआ इलाके उनके हवाले कर दिए गए। उन्हें खुदायार खान के लक़ब से नवाजा गया। शाही खिलत, सोने की जड़ाऊ कुलगी, तलवार, घोड़ा और हाथी, ये सब उनकी खुदमुख्तारी का एतराफ़ था। ये एक तारीखी लम्हा था। आदम शाह कलहोड़ो ने जिस तहरीक का आगाज़ एक फ़कीर के लंगर खाने से किया था, उनके पड़पोते मियां यार मोहम्मद ने उसे सिंध की हुक्मरानी तक पहुंचा दिया। एक दरवेश का ख्वाब पूरा हो चुका था। कई दहाइयों बाद जब कलहोड़ा ख़ानदान की हुकूमत अपने उरूज पर थी, मियां गुलाम शाह कलहोड़ो ने अपने अजीम बुजुर्ग को खिराज अकीद पेश करने का फ़ैसला किया। उन्होंने आदम शाह जी टकरी पर एक शानदार मकबरा और उसके साथ एक खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। ये तामीराती काम 1774 में मुकम्मल हुआ। ये मकबरा आज भी वहाँ मौजूद है, कलहोड़ा दौर के फ़न तामीर का एक नादिर नमूना। ये एक चौकोर इमारत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 30 फुट और ऊंचाई 42 फुट है। इसका दरवाज़ा जनूब की तरफ खुलता है। वक्त गुजरता गया, कलहोड़ों की हुकूमत ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों का दौर आया। अंग्रेज़ों ने इस स्ट्रेटेजिक पहाड़ी पर अपना दिफाई मोर्चा कायम कर दिया। इस वजह से 1890 से लेकर 1914 तक करीबन 24 साल ये ज़ियारत गाह आम लोगों के लिए बंद रही। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। आदम शाह जी टकरी आज भी मौजूद है, वक्त की गर्द में लिपटी हुई। इसकी वक्तन फ़वक्तन मरम्मत होती रहती है, लेकिन इसकी असल रूह वह खो रही है। इसके रास्ते पर कब्जे, इसके मंजर पर इमारतों का पहरा, ये उस अजीम तारीख के साथ नाइंसाफ़ी है। ये टकरी सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये एक ज़ियारत गाह के साथ साथ एक बेहतरीन तफरीह गाह भी बन सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि सिंध की तारीख सिर्फ शिकस्तों की दास्तान नहीं, बल्कि मुजाहमत, कुर्बानी और बिला आखिर फतह की कहानी भी है। ये आदम शाह कलहोड़ो की दरवेशी, उनके पैरोकारों की अकीद और उनकी औलाद की बेमिसाल जद्दोजहद की यादगार है। क्या हम इस तारीखी विरसे को यूं ही भीड़ में खो जाने देंगे, या हम इसके रास्ते को साफ करके, इसकी पुरानी अजमत को बहाल करके आने वाली नस्लों को ये बताएंगे कि इस टकरी की बुलंदी पर एक दरवेश ने एक सल्तनत का ख्वाब देखा था और उसके जानशीनों ने अपने खून से उस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया था।